क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे लिए नया नाम नहीं है क्योंकि हमने उनको बचपन से ही जान रखा है। हम क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का डिस्कवरर के नाम से जानते हैं, यानी कोलंबस ने अमेरिका को पहली बार ऑफिशियली डिस्कवर किया था। मगर जब मुझको ये बात पता लगा कि शायद ये ट्रुथ नहीं है तो मैं हैरान सा हो गया था। अगर आप भी इस बात को वाइजली एनालाइज करें तो आपके मन में भी डाउट आ सकता है। सो गाइस, बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने साउथ अमेरिका को कोलंबस से पहले यानी कि 1000 साल पहले डिस्कवर कर दिया था। सो ऑब्वियसली आप इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर इस बात को सुनिए। 3000 साल से भी कई पुराने इजिप्शियन ममीज को जब जर्मन फॉरेंसिक टीम ने इन्वेस्टिगेट किया था तब उनको ममीज के बाल और टिश्यू सेल्स में कोकेन के कई सारे ट्रेसेस मिले थे। सो फार सो गुड, बट सरप्राइजिंगली कोकेन मिडल ईस्ट कंट्री में या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन में 19th सेंचुरी से पहले आने का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है। इससे भी मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जितना कोकेन टोटल इन्वेस्टिगेटेड ममीज में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उतना कोकेन कलेक्ट करने में एंशिएंट इजिप्शियंस को लगभग 200 से 300 अटलांटिक ट्रिप्स करने पड़ेंगे। मगर इतनी फ्रीक्वेंट ट्रिप का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट स्ट्रेंज। तो इसका एक बहुत ही पॉपुलर अपोजिंग थ्योरी ये है कि वो जितने भी एक्सट्रैक्टेड बॉडीज थे वो शायद इजिप्शियंस को बिलोंग नहीं करते थे, पर ये प्रूव्ड थ्योरी नहीं है। जहां कंफ्यूजन है वहां कॉन्स्पिरेसी तो होता ही है, बट स्टिल ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट कई हद तक मल्टीवर्स को सपोर्ट करता है। मल्टीवर्स एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जिसमें इन्फिनाइट रियलिटीज एक ही बार में एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें पैरेलल यूनिवर्स को कोई इंसान या फिर महज एक चीज को लेकर दर्शाया जाता है। टिल द डेट ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जिसमें टाइम ट्रैवल को भी इन टॉपिक से रिलेट किया जाता है। उनमें से एक अजीब इंसिडेंट मिस्ट्री मैन फ्रॉम तावरेड है। जुलाई 1954 में एक एरोप्लेन पैसेंजर हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में लैंड करता है। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स का अटेंशन उस इंसान पे न जाने क्यों पर पड़ जाता है। तो इंटरोगेशन के दौरान वो इंसान अपना पासपोर्ट देकर टोक्यो में आने का कारण बिजनेस रिलेटेड बताता है। ऑफिसर्स पासपोर्ट को जब थॉरोली चेक करते हैं तो उनको उस पासपोर्ट में जापान और कई सारे और देश के ट्रैवल स्टाम्प भी मिलते हैं जो कि कोई भी एंगल से फेक नहीं लगते हैं। मगर जब उस पासपोर्ट में उस इंसान का कंट्री ऑफ ओरिजिन एक ऐसा कंट्री दिखाता है जो कभी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं किया तो ऑफिसर्स चौंक जाते हैं। तावरेड उसी कंट्री का नाम है। ऑफिसर्स उस इंसान से और एविडेंसेस मांगता है और डिफेंस में वो इंसान अपना नेशनल करेंसी दिखाता है। जब वो ऑफिसर्स एक ऐसा कंट्री का करेंसी देखते हैं जो एक्चुअली कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, वो भी इतना रियल, तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और भी कंफ्यूज पुलिस ऑफिसर्स ने तब उस इंसान को मैप पर अपने कंट्री को पिन पॉइंट करने के लिए कहा। सो गेस व्हाट गाइस, जिस लोकेशन पर उसने पॉइंट किया वो प्लेस एंडोरा था। उस इंसान की कहानी पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो जापान की विजिट में जिस होटल में रहने की बात करता था उस होटल में उसके नाम से कोई रिजर्वेशन किया ही नहीं गया था। लीगली अक्यूज नहीं होने के चलते ऑफिसर्स उस इंसान को एयरपोर्ट होटल में सबसे टॉप फ्लोर पे रखते हैं। उसके निगरानी में 2 बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी रखा जाता है। मगर जब ऑफिसर्स उस इंसान से फर्दर इंट्रोगेशन के लिए दरवाजा खोलते हैं तो सरप्राइजिंगली वो टॉप फ्लोर पर कोई भी नहीं था। वो इंसान एक तरह से हवा में गायब हो चुका था। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग था और इसमें कोई भी बालकनी नहीं था। सो गाइस, वो इंसान गया तो गया कहाँ? तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो क्या ये कोई तरह से एक एविडेंस देता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या फिर मल्टीवर्स जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है या फिर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? तो गाइस, इसका आंसर अब तक कोई भी नहीं पता लगा सका है। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है ये फोटो लगभग 11,600 वर्ष पुराना वुडन स्कल्पचर है जो पिरामिड से लगभग 3 टाइम्स पुराना है। इस पर एक फैक्ट ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट नोन वुडन स्कल्पचर है। ये स्ट्रक्चर यूराल्स में डिस्कवर किया गया था। इस स्ट्रक्चर्स पर काफी मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पटिंग किए गए हैं, मगर इसका जितना भी स्कल्पटिंग कोड्स है उनको अब तक कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया है। तो लगभग एक किस्म से ये नामुमकिन सा है। तो मेसोलिथिक पीरियड में बना ये आइडल आखिर ह्यूमन काइंड को क्या मैसेज देना चाहता है? ये साइंटिस्ट और डिसाइफर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। सिमिलरली द वायोनिज मैन्युस्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा बुक है जो लॉजिकली तो लिखा गया है पर अब तक अनरीडेबल है। इसको भी आज तक किसी इंसान पढ़ नहीं पाया है और इसका मैसेज भी अब तक मिस्ट्री है। सबने ये तो सुना है कि एनिमल्स अर्थक्वेक को सेंस कर सकते हैं, मगर दिसंबर 2009 में सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही मिस्टीरियस येट सरप्राइजिंग इंसिडेंट होता है। हजारों सी लायंस अपने लोकल हैबिटेट पायर 39 से रातों रात गायब हो जाते हैं और इस घटना के कुछ ही दिन बाद सैन फ्रांसिस्को को एक बेहद ही पावरफुल 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है। ये अर्थक्वेक बहुत सारी जाने और बिलियंस ऑफ डॉलर्स डैमेज कर देता है। तो क्या हम इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वो सी लायंस ने अर्थक्वेक को कई दिन पहले ही सेंस कर लिया था, या फिर ये कोई और ही वजह हो सकती है जैसे कि खाने की कमी या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड सो ऑन। बट सरप्राइजिंगली जब अर्थक्वेक का आफ्टर शॉक्स कंप्लीटली लो हो जाता है तो फरवरी 2010 में सारे सी लायंस फिर से पायर 39 में आ जाते हैं। 2009 की इस मिस्टीरियस घटना को अब तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है।
नॉर्वे का हैस्डलन वैली में देखा जाने वाला हैस्डलन लाइट्स इस दुनिया का सबसे स्ट्रेंज साइंटिफिक फेनोमेनन में से एक है। इसे मैं लाइट्स कहने से ज्यादा लाइट बॉल्स कहना प्रीफर करूंगा, सिंपली बिकॉज ये लाइट एक डॉट के आकार से इवॉल्व होकर एक बहुत ही बड़ा साइज बन जाता है। उसके बाद ये ग्रेजुअली फेड होकर अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जहाँ कोई भी अनयूजुअल थिंग सस्पेक्ट होता है वह इन्वेस्टिगेशन तो होता ही है। तो इस स्ट्रेंज फेनोमेनन पर बहुत सारे रिसर्च कैरी आउट किए गए थे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी दिए गए थे, मगर आज की डेट तक ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेनन पर रिसर्च करते हुए मुझे सबसे कन्विंसिंग ये एक्सप्लेनेशन लगा था कि जब प्लाज्मा में कंटेंट माइक्रोस्कोपिक कॉलम क्रिस्टल्स का क्लस्टर हवा और धूल में आयोनाइज होता है तो उसका ग्रेजुअल डीके इस लाइटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। सो फार कई फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑसिलेशन, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर और इस लाइट का स्पेक्ट्रम को इस डस्ट प्लाज्मा मॉडल ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मगर इस फेनोमेनन को अब तक कोई भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो इसलिए ये वन ऑफ द टॉप मिस्ट्री में काउंट होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।